डियर स्टूडेंट्स, सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट पार्ट 2 आज हमारा टॉपिक है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि विकास का समाजशास्त्र क्या है, उसकी परिभाषाएं और उसकी विशेषता और प्रकृति के बारे में जानने के पश्चात विकास के समाजशास्त्र के प्रारूप, मॉडल्स ऑफ सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। प्रारूप से मतलब होता है कि ऐसा जरिया, ऐसा ढंग, या कह सकते हैं कि पैटर्न टाइप में भी किस ढंग से विकास हो, किस प्रकार से विकास हो। तो विकास किसी एक ढंग से नहीं होता है, किसी एक मॉडल से नहीं होता है। विकास के कई मॉडल होते हैं, कई प्रारूप होते हैं। विकास के समाजशास्त्र का जो संबंध है विकास की बहुआयामी प्रकृति के अध्ययन से है, और जिसे विभिन्न विद्वानों ने अनेक प्रारूपों के द्वारा स्पष्ट किया है। यानी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रारूप दिए हैं। कोई विद्वान ये मानते हैं कि इस प्रारूप से विकास होता है, तो कोई दूसरा विद्वान उनकी आलोचना करते हुए ये मानता है कि इस प्रारूप से विकास होता है। तो स्मेल्सर, लर्नर, रोस्टेव, आंद्रे फ्रैंक, लेविस, समीर अमीन द्वारा प्रस्तुत विचारों को इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण माना गया है। तो कुछ प्रमुख प्रमुख जो प्रारूप हैं वो हम इसमें देखेंगे। सबसे पहला है स्मेल्सर का संरचनात्मक विभेदीकरण और एकीकरण का प्रारूप, यानी स्मेल्सर्स मॉडल ऑफ स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। संरचनात्मक विभेदीकरण और एकीकरण। अब ये संरचनात्मक विभेदीकरण के बारे में क्या नील जे स्मेल्सर अपनी पुस्तकों में कहते हैं और विकास का क्या क्या खाका खींचते हैं, वो किस प्रकार से विकास होता है किसी भी राष्ट्र का या समाज का। तो स्मेल्सर ने अपनी दो पुस्तक इस संबंध में उसकी उल्लेखनीय है। तो सोशल चेंज इन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और दूसरी जो पुस्तक है वो सोशोलॉजी ऑफ इकोनॉमिकल लाइफ, यानी आर्थिक जीवन का समाजशास्त्र। तो उसके अंतर्गत इन दोनों पुस्तकों में जो है स्मेल्सर ने स्पष्ट किया है कि आर्थिक वृद्धि के अलावा भी अनेक ऐसे सांस्कृतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और ऐसे अन्य कई निर्धारक होते हैं जिनके संदर्भ में आर्थिक वृद्धि से संबंधित विभिन्न दशाओं का मूल्यांकन किया जा सकता है। यानी पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा की थी कि केवल आर्थिक वृद्धि को ही विकास मानना भूल होती है, वो विकास का बहुत ही संकुचित अर्थ हो जाता है। तो आर्थिक वृद्धि के अलावा भी, आर्थिक वृद्धि के अतिरिक्त भी अनेक ऐसे सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक निर्धारक हैं जिनसे कि विभिन्न दशाओं का, विकास की दशाओं का मूल्यांकन हम कर सकते हैं। स्मेल्सर ने यह बतलाया है कि विकास की अवधारणा तीन मुख्य चरों से संबंधित है। देयर आर थ्री मेजर वेरिएबल्स ऑफ डेवलपमेंट। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट जो है उसके थ्री वेरिएबल्स हैं, तीन प्रमुख जो चर हैं वो कौन कौन से हैं, वो उसके सिद्धांत के नाम से स्पष्ट है। विभेदीकरण, एकीकरण और बाधाएं, यानी रुकावटें। विभेदीकरण मतलब डिफरेंशिएशन, उनका अलगाव करना किसी भी चीज से जिसका जो संबंध है सामाजिक संरचना में बढ़ती हुई जटिलता से, विभेदीकरण का मतलब। एकीकरण का यहाँ पर वो तात्पर्य लेते हैं जो विभेदीकरण से पैदा होने वाली कंडीशंस और उनके कारणों का परिणाम होती है, एकीकरण। बाधाएं जो विभेदीकरण और एकीकरण की प्रक्रिया में आने वाली दशाओं और कारणों का परिणाम होती। तो यानी जो संरचना है और एकीकरण है, उन दोनों की प्रक्रिया में आने वाली दशाओं और कारणों का परिणाम स्वरूप जो चीज बीच में रुकावटें जो आती हैं उनको बाधाओं के नाम से जानेंगे। स्मेल्सर ने स्पष्ट किया है इन तीनों चरणों में कि विकास की जो विवेचना केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में करना एक अधूरा प्रयास है। विकास का जो संरचनात्मक परिवर्तनों से घनिष्ठ संबंध होता है, यानी समाज में जो ढांचा है, संरचना का मतलब होता है एक अमूर्त व्यवस्था, और जो ढांचा है समाज, उसके अंदर बहुत से घटक होते हैं, एक क्रमबद्ध व्यवस्था होती है, एक हर समाज के निर्माण में योगदान देने वाली हर एक इकाई का अपना एक योगदान होता है, और एक क्रमबद्ध रूप से वो चीज़ें होती हैं। और उनके अंदर जब बदलाव आता है या वो एकीकरण की दिशा में जाती हैं या बीच में जिनमें रुकावट आती है, तो उनसे मिलकर के जो है ये एक सारा जो है ये विकास को निर्धारित करने वाली जो है घटक होते हैं।
तो विकास का जो है वो संरचनात्मक परिवर्तनों से घनिष्ठ संबंध होता है, जो संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। केवल आर्थिक विकास को विकास नहीं मान सकते हम। दूसरा है लर्नर का आधुनिकीकरण का मनोवैज्ञानिक प्रारूप। लर्नर्स मॉडल्स ऑफ साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण का मनोवैज्ञानिक प्रारूप। डेनियल लर्नर ने अपनी पुस्तक द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी में विकास का संबंध आधुनिकीकरण से जोड़ते हुए विकास के समाजशास्त्र में इसके अध्ययन पर जोर दिया है। यानी उनका फोकस जो है वो है आधुनिकीकरण के साथ उसको जोड़ा है, आदमी की साइकोलॉजी। उनके अनुसार जनसंचार, मास कम्युनिकेशन, जनसंचार आधुनिक विचारों और अनुभवों को जनसाधारण तक ले जाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है, एक मीडियम होता है। लर्नर ने इतिहास का अध्ययन करके ये बतलाया है कि संसार के विभिन्न देशों में विकास की प्रक्रिया तब प्रारंभ हुई थी जब ग्रामीण जनसंख्या ने नगरों की ओर बढ़ना प्रारंभ किया था। जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि होने से लोकतांत्रिक रूप से संगठित विभिन्न संस्थाओं की मांग बढ़ने लगी और लोगों की आर्थिक एवं राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि हुई। दैट इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन, आर्थिक और राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि होना। ये सभी दशाएं विभिन्न देशों में व्यवहार के परंपरागत तरीकों की जगह आधुनिक तरीकों को प्रोत्साहन मिलने के बाद संभव हुई थी। और ये आधुनिक तरीकों के द्वारा जो चीज़ें प्रोत्साहित हुई उसको कलेक्टिव रूप में हम मॉडर्नाइजेशन कहेंगे। कि सोचने का नज़रिया बदल जाता है व्यक्ति का, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है व्यक्ति का, मानवों का, और मानव का जो है एक तरह से आर्थिक रूप से जो सबल हो जाता है, सहभागिता बढ़ जाती है उसकी, निर्णय एक डिसीजन प्रोसेस के अंदर उसकी सहभागिता हो जाती है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, तो हम उसको मॉडर्नाइजेशन कहेंगे। लर्नर का जो सिद्धांत है वो इस विचार से संबंधित है कि कोई भी देश स्वयं पिछड़ा हुआ रहना नहीं चाहता। इस चीज़ की चर्चा पिछले वीडियो में भी हुई थी कि कोई मॉडल ऐसे होते हैं जिसमें ये जो विकास का जो प्रारूप है, जो विकास की जो सामान्य धारणा की एक उपनिवेशवादी बताई गई थी कि अमीर देश अमीर ही रहते हैं, गरीब देश गरीब ही रहते हैं। तो लर्नर भी इस चीज़ की पुष्टि करते हैं यहाँ पर कि इस विचार से संबंधित है उनका सिद्धांत कि कोई भी देश जो है वो अपने आप को स्वयं पिछड़ा रखना हुआ नहीं चाहता हमेशा के लिए। और इस प्रकार से उन्होंने विकास की अवधारणा को कुछ परिवर्तनशील विचारों और नए सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर स्पष्ट किया है। नए नवीन सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर भी किस प्रकार से जो देश जो है साइकोलॉजिकली वो मॉडर्न होना चाहते हैं। इसीलिए इसके सिद्धांत का नाम जो है तो आधुनिकीकरण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नाम उन्होंने लर्नर के सिद्धांत का ये नाम पड़ा। तीसरा इसमें प्रमुख मॉडल आता है रोस्टोव का विकास का उद्विकासीय प्रारूप। इस प्रारूप की मान्यता ये है कि विकास का संबंध किन्हीं मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं अथवा संरचनात्मक दशाओं के आधार पर स्थापित नहीं है, अपितु विकास का प्राथमिक आधार आर्थिक वृद्धि के द्वारा लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऊपर उठाना और बचत के स्तर को ऊंचा उठाना, बचत की आदत डालना या लेवल जो उसकी सेविंग, स्मॉल सेविंग को ऊंचा उठाना, ये दो चीज़ इसमें प्रमुख हैं। जीवन स्तर में सुधार लाना और बचत के स्तर को ऊंचा उठाना। रोस्टोव ने अपनी पुस्तक लिखी, कौन सी पुस्तक, उसमें इन स्तरों का उल्लेख करते हैं। वो पुस्तक का नाम है द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि की समस्याएं। प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में 5 प्रमुख लेवल्स का उल्लेख उन्होंने किया है, प्रमुख स्तरों का, जिनसे गुजरते हुए विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं विकास की दिशा में बढ़ती है। यानी कोई भी अर्थव्यवस्था या कोई भी समाज विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है तो 5 लेवल से उसको गुजरना होगा, वो गुजरते हैं अकॉर्डिंग टू रोस्टोव। रोस्टोव बताते हैं पहला स्तर क्या है, परंपरावादी समाज का स्तर, केवल उपभोग की आवश्यकताएं पूरी होती हैं इस लेवल में। परंपरावादी समाज का स्तर वो होता है जिसके अंदर केवल उपभोग की आवश्यकता पूर्ति होती है, यानी कि आदमी अपना पेट भर सकता है बस, वो लेवल पहला माना जाएगा कि अपनी केवल आवश्यकता की संतुष्टि अपने उपभोग तक सीमित रहेगा। संवरणात्मक, इसके अंदर क्या कहेंगे अपन की प्रदत्त परिस्थिति का ज़्यादा महत्व होता है। जो चीज़ है उन्हें बैठ करके आराम से अपनी
मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए और अपना उपभोग हो जाए, ये होता है स्तर पहला। दूसरा जो है आत्मस्फूर्ति से पूर्व की दशाओं का स्तर, आत्मस्फूर्ति, ये इसमें थोड़ी तेजी आती है और व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि होना शुरू हो जाती है और उपभोग की तुलना में उत्पादन जो है थोड़ा ज़्यादा होने लग जाता है, कृषि व्यापार बढ़ जाता है और वैज्ञानिक तरीकों की एक हल्की सी शुरुआत इसमें हो जाती है, पूर्ण रूप से तो नहीं टेक्नोलॉजी की, लेकिन एक शुरुआत इसमें हो जाती है दूसरे लेवल में। तीसरा जो लेवल है टेक ऑफ स्टेज, ये फुल एक जैसे वायुयान टेक ऑफ स्टेज बोलते हैं इसको रोस्ट्रो, आत्मस्फूर्ति का स्तर, टेक ऑफ स्टेज। इसमें उन्नत तकनीक का उपयोग होने से आर्थिक वृद्धि की बाधाएं दूर होने लगती हैं और समाज में अपना विकास स्वयं करने की क्षमता जो है वो बढ़ती जाती है, ये टेक ऑफ स्टेज बोलते हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। और चौथा जो इसमें लेवल बताया है रोस्ट्रो ने वो है परिपक्वता की प्रेरणा का स्तर, ड्राइव टू मैच्योरिटी स्टेज, परिपक्वता, या इसको हम सतत विकास का स्तर भी कह सकते हैं, लेवल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये इससे तीसरी जो टेक ऑफ स्टेज से आगे बढ़ के, यानी कि एवरी एस्पेक्ट में डेवलपमेंट, समाज के सभी जो है लेवल के ऊपर विकास होता है इसके अंदर और अन्य देशों के ऊपर उसकी निर्भरता समाप्त हो जाती है, वो आत्मनिर्भर होता है देश और लाभप्रद उत्पादन का महत्व बढ़ने लगता है, प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन फॉर प्रॉफिट की कॉन्सेप्ट आती है इसके अंतर्गत। और पांचवा और अंतिम जो स्तर रोस्ट्रो ने बताया वो है उच्च उपभोग का स्तर, जो वर्तमान कह सकते हैं आप एक उत्तर औद्योगिक युग है या पूंजीवादी युग के बाद की जो चीज़ें हैं कि विलासता की वस्तुओं के प्रति आदमी का आकर्षण बढ़ता है, लोग ऐश्वर्यशाली जीवन व्यतीत करते हैं, एक तरीके से क्या बोलते हैं राजसी ठाठ बाट के साथ रहना प्रारंभ करते हैं, प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है। तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से फिर आरामदायक आवश्यकताओं की भूख होती है आदमी के अंतर्गत, आरामदायक आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद में वो विलासता की तरफ बढ़ने लगता है, विलासता की वस्तुओं के उपभोग में उसकी रुचि बढ़ती जाती है और उसमें वृद्धि होती जाती है। तो रोस्ट्रो के अनुसार जो है बचत और पूंजी का जो संचय विकास का एक महत्वपूर्ण आधार है। दो चीज बताई उसने, जीवन स्तर में सुधार, बचत में सुधार, उससे हम विकास, ये विकास का पैमाना उन्होंने बताया, ये पैरामीटर उन्होंने बताए। पैरामीटर दो बताए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और बचत, और सही भी है। तो रोस्ट्रो के अनुसार क्या हुआ, बचत और पूंजी का संचय विकास का एक महत्वपूर्ण आधार है। चौथा और अंतिम लेंगे इसमें प्रमुख रूप से हम, इसका जो मॉडल का नाम है निर्भरता का प्रारूप, मॉडल ऑफ डिपेंडेंसी। किस पर डिपेंडेंसी, किस पर डिपेंडेंट है, विकसित राष्ट्रों पर, अमीरों पर। विकास के समाजशास्त्र में निर्भरता का संबंध एक ऐसी दशा से है जिसके अंतर्गत कम विकसित देश अपने विकास के लिए औद्योगिक और राजनीतिक रूप से अधिक विकसित देशों पर निर्भर होने लगते हैं। वास्तव में निर्भरता एक स्वयं विकसित होने वाली दशा नहीं है, अपितु व्यवहारिक रूप से यह विकसित देशों के दीर्घकालीन आर्थिक और राजनीतिक हितों से पूरा करने से संबंधित है। या यूं कह सकते हैं आसान भाषा में कि जो निर्भरता है, डिपेंडेंसी है, किसी के ऊपर निर्भर होना, अपने आप में एक प्राकृतिक दशा नहीं है, स्वयं विकसित होने वाली दशा नहीं है, बल्कि क्रिएटेड है, ये की जाती है। ये यूं कह सकते हैं सुनियोजित प्रयास होता है विकसित देशों का, विकसित देशों का षड्यंत्र होता है, ये कह सकते हैं हम आसान भाषा में। तो इस मॉडल को फ्रैंक ने परिधि केंद्र के प्रारूप और समीर अमीन ने इसको असमान विकास के प्रारूप का नाम दिया है। देखो मॉडल एक है, दो विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है। फ्रैंक ने परिधि केंद्र का प्रारूप कहा और समीर अमीन ने इसको असमान विकास के प्रारूप के नाम से जाना। फ्रैंक ने यह विचार दिया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार आर्थिक और सांस्कृतिक शोषण का जन्म होता है। उन्होंने ये बताया कि शोषण केंद्र और परिधि के बीच होने वाला असमान आर्थिक संबंधों का परिणाम है। विकसित देशों द्वारा अल्प विकसित देशों के साथ आर्थिक संबंधों का निर्धारण इस तरह से किया जाता है कि उनके शोषण में लगातार वृद्धि होती रहती है। समीर अमीन ये विचार प्रस्तुत करते हैं कि विभिन्न प्रमाणों से ये स्पष्ट होता है कि विकसित देशों की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था
आरंभ से ही ऐसी व्यापारिक गतिविधियों पर आधारित रही है जिनके द्वारा उन्होंने अपने स्थिर पूंजी का प्रवाह सरलता से अल्प विकसित और विकासशील देशों की ओर नहीं होने दिया। बड़ी बड़ी बात है। फिर से सुनिए कि ऐसी जो गतिविधि होती हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा, जिनके द्वारा उन्होंने अपने स्थिर पूंजी का प्रवाह जो है, फ्लो जो है पूंजी का, कैपिटल का, वो गरीब देशों की तरफ, गरीब में कौन कौन, विकासशील देश और अल्प विकसित देश, डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ उन्होंने, अंडर डेवलप्ड सोसाइटीज की तरफ, यानी कि लैटिन अमेरिकी कंट्री कह सकते हैं, अफ्रीकी कंट्री कह सकते हैं, तीसरी दुनिया के देश कह सकते हैं। अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग पुस्तकों में इनके नाम अलग अलग मिलते हैं। तो उनके तरफ पूंजी का जो फ्लो है वो विकसित राष्ट्रों ने नहीं होने दिया। उसको षड्यंत्र कह लीजिए, उसको उनकी नीति कह लीजिए, उनको उसकी अर्थनीति या विदेश नीति कह लीजिए। ये एक पॉलिसी होती है कि इस पॉलिसी के अंतर्गत अमीर अमीर होता चला जाता है, गरीब गरीब ही रहते हैं, वो ज़्यादा अमीर नहीं हो पाते, थोड़ी बहुत उनके अंदर वृद्धि हो जाती है, विकास हो जाता है। तो इस प्रकार का ये मॉडल है कि विकास का, इसको समीर अमीन ने इसको असमान, इस प्रारूप का नाम रखा असमान विकास का प्रारूप जो है। यही विकास का एक असमान रूप है, अनइक्वल फॉर्म है, जो कि विकसित देशों पर विकासशील देशों की निर्भरता को स्पष्ट करता है। और इसीलिए इस मॉडल का नाम क्या पड़ा, डिपेंडेंसी मॉडल, निर्भरता का प्रारूप। किस पर निर्भर हैं हम, धनी देशों पर। बहुत से ऐसे देश हैं जो धनी देशों के ऊपर निर्भर हैं, विकसित देशों पर निर्भर हैं, और निर्भर बने रहते हैं, वो निर्भर ही बने रहते हैं। इस प्रकार से ये विकास का असमान विकास का मॉडल है। थैंक यू।